हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 11, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जे हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट देना अनिवार्य होता है। तो हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ताकि आपका साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट दोनों कवर हो जाए और आपको अंदाज़ लगे कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और इसमें आपका अच्छा स्कोर बन रहा है। ठीक है, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट करते जाइए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत, वो हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है आपका डेसिबल, बी है आपका हर्ट्स, सी है ओम और डी है वोल्ट। यह प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लिया है, तो आप नोट करते जाइए कितना आपने सही किया। ठीक है, तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल में उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, WHO के अनुसार मानव के लिए 45 डेसिबल ध्वनि जो होती है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। और याद रखिएगा 75 डेसिबल से अधिक जब भी शोरगुल हो तो जान लीजिए कि आपके लिए वह नुकसानदायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उससे पहले और भी जान लेते हैं, जैसे कि जो हर्ट्ज है यह किसकी यूनिट है? तो याद रखिएगा यह आवृत्ति की है। ठीक है, वोल्ट जो है कि वोल्ट में हम क्या मापते हैं? तो वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए निकिल, बी कोबाल्ट, सी लौह या आयरन और डी तांबा या कॉपर। याद रखिएगा मानव रक्त के निर्माण के लिए आयरन या लौह की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन है आपके सामने आयरन, बी है एल्युमिनियम, सी है सोडियम और डी है पोटेशियम। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जो अम्ल और जो एसिड तथा बेस दोनों से अभिक्रिया कर सके। ठीक है, एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया Al2O3, ठीक, जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब उभयधर्मी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? उभयधर्मी है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका पोटेशियम है यह धातु है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है। ठीक है, इसका जो संयोजकता होता है 1 होता है, इसे भी याद रखिएगा। यह नर्म धातु है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सोडियम भी है, यह भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है। ठीक है, इसको हम खुले में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह खुले में रखेंगे तो वायु से संपर्क में आकर ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेगा। ठीक है, सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, इसकी भी संयोजकता 1 होती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए जो है चक्कर प्रति मिनट है, जो कि हम आरपीएम कहते हैं। बी है टॉर्क, सी है
घूर्णन गतिज ऊर्जा और डी है दूरी। तो टैकोमीटर का जो उपयोग होता है वह आपका चक्कर प्रति मिनट मापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई गति पालक यंत्र है ना, तो उसकी घूर्णन गति को मापता है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया। ठीक है, उसे हम टैकोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। ठीक है, तो स्टार्च को कौन पाचन करता है? याद रखिएगा, लार एमाइलेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो लार एमाइलेज है स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, और जो लाइपेज है यह आपका फैट का पाइसीकरण करता है। पेप्सिन जो है कि आपका प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए है 1882, बी है आपका 1852, सी है आपका 1872 और डी 1862 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि 1872 में उन्होंने प्रकाशित किया था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में केवल 63 तत्व ज्ञात थे, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न है आपका, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यही आपको निकालना है। तो हम सूत्र लगाएंगे आपका P बराबर mgh/t, क्योंकि आपको पता है कि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। P का मान 160 वाट दिया है और यहाँ पे mg का मान 40 न्यूटन दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर 40 kg देता तो m का मान देता, लेकिन यहाँ पे 40 न्यूटन दिया है, नहीं कि mg का मान दिया है। तो हो जाएगा 40 इंटू h निकालना है, t हो जाएगा 20 दुना के 40 और 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 80 मीटर, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं। ऑप्शन ए आपका 2 प्रकोष्ठ, बी है 4 प्रकोष्ठ, सी है 1 प्रकोष्ठ और डी है 6 प्रकोष्ठ। तो याद रखिएगा, मगरमच्छों के दिल में 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, मगरमच्छ यानी कि जो कि रेप्टाइल होते हैं, जिसे हम सरीसृप कहते हैं, जनरली उनके दिल में 3 प्रकोष्ठ होता है, लेकिन मगरमच्छ में होता है कि 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मनुष्य में भी 4 प्रकोष्ठ होता है और इसके अलावा आपका जैसे कि आपका पक्षी हो गया, उनमें भी 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा मछली में 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभ को डैश कहा जाता है। देखिए, जो आवर्त सारणी है वह इस प्रकार से कुछ लाइनें होती है, कुछ इस प्रकार से लाइनें होती हैं। ठीक है, तो जो खड़ा होता है उसे हम वर्ग कहते हैं या स्तंभ कहेंगे, और जो इस प्रकार से लेटा हुआ जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, इसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखिएगा 7 आवर्त हैं। ठीक है, और 18 वर्ग हैं, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो 36 स्तंभ है उसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार, ठीक, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण आपको निकालना है। तो आपको पता है कि यह बराबर क्या होता है,
यम ए होता है, यम तो पता है लेकिन ए नहीं पता है, ये निकालेंगे हम। सबसे पहले हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 72 हो गया इंटू हो जाएगा आपका, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 1000 बटा में आपको हो जाएगा 60 गुणे 60, ठीक। 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 6 के 36, 36 गुना के 72 और 2 दहा में 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम निकालेंगे, अब सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT से। हमने 20 मीटर प्रति सेकंड निकाला था, क्या प्रारंभिक वेग, हमें अंतिम वेग निकालना। अंतिम वेग क्या है, 0 हो जाएगा क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। तो 0 बराबर आपका हो जाएगा 20 प्लस आपका हो जाएगा a इंटू टी कितना है 4 सेकेंड। तो a बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस में हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा t, यानी कि t कितना है 4, 4 से हम भाग देंगे तो 4 5 20, यानी कि a बराबर का हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे यह बराबर mg में। तो देख लेते हैं, यम है आपका 1 गुणे 10 के पावर 3 हो गया, और यहाँ पे एम ए है, जी नहीं रखेंगे, ए का मान रखेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा किस प्रकार से हमने किया उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा, हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है। ऑप्शन ए मुंह के द्वारा, बी शरीर की पूरी त्वचा द्वारा, सी कशाभिका की गति के द्वारा, और डी है आपका पचमाभ की गति। देखिए अमीबा क्या होता है कि अमीबा एक अनियमित आकार का आकृति होती है, ठीक है, जीव है, अनियमित आकार का जीव है जो कि वह शरीर की पूरी त्वचा द्वारा ही क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, अब क्या करेगा अमीबा इस तरह से अपना आकार बदलेगा, ठीक है, इधर आ जाएगा और इससे क्या करेगा निगल लेगा। इस प्रकार से शरीर की पूरी त्वचा द्वारा वह क्या करता है, भोजन का ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, इससे भी याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो देख लेते हैं, आपका जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Zn बराबर होता है 30। हम निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब जोड़ लेंगे तो 2 2 4 6 4 10 12 3p6, उसके बाद 3d देखेंगे तो 6 4 10 18, उसके बाद कितना बचा 18 12 बचा, तो 12 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 12 8 20 10 30 हो गया, ठीक है। कितने 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आपको होता है 3d10, 12 नहीं रहेगा 3d10, उसके अलावा आपको हो जाएगा 4s2, ठीक। यहाँ पे 3d10 उसके बाद 4s2, यानी कितने कोष हो गए, देखिए कोष नहीं कक्षा, आपका 1 2 3 4 4 कक्षा हो गया। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
जो करते हैं तो कक्षों की संख्या क्या बताता है, आवर्त बताता है। तो यहाँ पे 4:2 यानी कि 4 कक्षा हो गए, तो आवर्त की संख्या 4 होगा। तो 4 कहाँ कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में वर्ग 11 और आवर्त 4 है, और ऑप्शन डी में वर्ग 12 और आवर्त 4 है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आपका लास्ट कोष है, यानी कि लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 12, यानी कि सॉरी 2 हो गया, यानी कि 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और चौथा कोष है, तो आपका 12वां वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर आपका होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा के टी, यानी कि विस्थापन के परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग आपकी सदिश राशि है, विस्थापन भी आपकी सदिश राशि है, त्वरण भी आपकी सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गति आपकी अदिश राशि है, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। दूरी आपकी अदिश राशि है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है। याद रखिएगा, जो प्राणी का पदानुक्रम है, सबसे पहले क्या होता है, प्रजाति आएगा, उसके बाद वंश आएगा, उसके बाद कुल आएगा, उसके बाद गण आएगा, उसके बाद वर्ग आएगा, उसके बाद संघ आएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में गलत, आधुनिक आवर्त सारणी में सही। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि आपका तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसे याद रखिएगा। और उसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गया, चाहे न्यूलैंड की आवर्त सारणी हो गया, चाहे डबल का हो गया, सभी का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। तो परम शून्य जो है आपका वह -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बताता है। ठीक है, या फिर 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो इसमें क्या है, यानी कि शून्य से 273 डिग्री कम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, वह क्या है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है कि उसको कार्य करने के लिए HCl की आवश्यकता होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डैश का वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। यह आपका सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। सभी विकल्प हैं, ऑप्शन ए, बी केवल गैस में, सी केवल द्रव्य पदार्थ में, डी केवल ठोस पदार्थ में। तो जो ध्वनि है वह आपका ठोस, द्रव्य, गैस सभी में यात्रा कर सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ध्वनि तरंग है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंग है वह केवल गैस और वायु में प्रदर्शित करती है, लेकिन जैसे ठोस में हो गया, तरल में हो गया, वह अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप में आपका विभजोतक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी कि जैसे कि रूट हो गया,
ठीक है। आपका सूट हो गया, रूट यानी कि जड़। तो जहाँ पे वृद्धि होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका बीजोत्तक ऊतक पाया जाता है, ठीक है। इस क्लेरेन्काइमा जो है कि आपका यह सबसे कठोर पदार्थ है, जैसे कि आपका नारियल के ऊपर वाला कवच हो गया, ठीक है। तो जो भी कठोर पदार्थ बनता है वह स्क्लेरेन्काइमा का बनता है। यह आपका निर्जीव कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? निर्जीव कोशिका होती है, ठीक है। यह क्या करती है? यह बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। फ्लोएम जो ऊतक है यह क्या करता है? पादप कोशिका में क्या करता है? भोजन का प्रवाह करता है, ठीक है। और जो जाइलम होता है वह तरल पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका। तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।